आज के FB लाइव कार्यक्रम में पुनः स्वागत है। सभी लोग शेयर कर दिया करें और दूसरों तक पहुंचाते रहें। आज कुछ जूम मीटिंग के दौरान NDS के कार्यकर्ताओं द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्न हैं जिन्हें लिया जा रहा है। एक पहला प्रश्न जो है वो प्रमोद शुक्ला जी का है। उन्होंने पूछा है कि क्या 111 न्याय प्रस्तावों को संविधान के रूप में माना जाएगा? अन्य जाति धर्म के लोग क्या इसे मानेंगे? क्या दूसरे देश के लोग भी NDS के 111 न्याय प्रस्तावों में ही कार्य करेंगे या उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होगी? इसमें दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि न्याय धर्म सभा के 111 जो न्याय प्रस्ताव हैं ये वास्तव में किसी भी राजनैतिक दल अथवा किसी भी सरकार के लिए एक प्रस्ताव के रूप में है। ये लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है। लोकतांत्रिक मूल्य ही इसी बात से सिद्ध होता है कि लोग पूरा जन समाज जो है, पूरी पब्लिक, वो अपनी बात आसानी से रख पाए और उसको इस बात की स्वतंत्रता हो। संवैधानिक रूप से प्रत्येक नागरिक को विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी संस्था, माने व्यक्तियों का कोई समूह अपनी बात एक जनता के रूप में सरकार के समक्ष, अधिकारियों के समक्ष, नेताओं के समक्ष और किसी पार्टी के समक्ष या पूरे देश के समक्ष रख सकता है। न्याय धर्म सभा प्रस्ताव के रूप में ही सरकारों को सुझाव के रूप में, और अगर ये खुद चुनाव जीत के आती है तो उस समय भी प्रस्ताव के रूप में ये वहां लोकसभा के पटल पर, राज्यसभा के पटल पर, स्टेट में विधानसभाओं के पटल पर इन प्रस्तावों को रख सकती है। इन पे बहस कराई जा सकती है और इनको लागू करने के लिए जन समर्थन जुटाया जा सकता है। जब कोई भी प्रस्ताव, कोई भी नियम या विधेयक का रूप ले लेता है तो वो संविधान का भी अंग बन जाता है। ये लगातार यही लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। तो न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव मौलिक रूप से प्रस्ताव है, लेकिन जब कभी ये प्रस्ताव पारित हो गए, जनता द्वारा स्वीकृत हो गए या जनप्रतिनिधियों द्वारा इसे पारित किया गया, तो ये पारित होने के पश्चात एक बिल के रूप में ये बन करके और कोई भी प्रस्ताव विधेयक का रूप ले लेता है और वो अगर पारित होता है तो संविधान का भी अंग बन जाता है। तो ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि जो पहले से ही सभी लोकतांत्रिक राष्ट्रों में होता है।
तो न्याय धर्म सभा के 111 प्रस्ताव भी उसी प्रकार से ये बाकायदा सरकार के, संविधान के कभी भी इसके हिस्से बन सकते हैं, इसके अंग बन सकते हैं, उसका मसौदा हम उसके शामिल हो सकते हैं। कोई भी चीज जो लोकतंत्र है, क्या लोकतंत्र है? जनता द्वारा, जनता के लिए, जनता का शासन। तो जनता का ही शासन होता है। जनता सार्वजनिक रूप से मतदान करके और किसी भी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और उसको संविधान का हिस्सा बना सकते हैं। तो एक सामान्य बात है जो लोकतंत्र की अपनी प्रोसेस है, उसके अनुकूल ही आगे बढ़ता है। अब दूसरी बात इसमें जो कही गई है वो ये है कि क्या अन्य जाति धर्म के लोग इसे मानेंगे? ये जब ये लोकतांत्रिक है तो इसका किसी जाति विशेष से, किसी संप्रदाय विशेष से, किसी वर्ग विशेष से संबंध ना होकर के पूरे देश के साथ होता है, पूरी पब्लिक के साथ होता है, पूरी जनता के साथ होता है। इसका संबंध सभी के साथ है। तो दूसरे लोग मानेंगे नहीं मानेंगे इस बात का इसमें प्रश्न नहीं उठता, क्योंकि जो बात, जैसे संविधान कोई मानेगा नहीं मानेगा, मानेगा तब भी वो लागू है और नहीं मानेगा तब भी लागू है, किसी के मानने न मानने से फर्क नहीं पड़ता। बहुमत अगर किसी चीज का है तो जन समर्थन अगर किसी चीज का है तो लोकतंत्र में वो चीज अपने आप इंप्लीमेंट हो जाती है। अब बहुमत से होता है तो जाहिर है कि जो थोड़े बहुत कोई लोग हैं जो उसको नहीं मान रहे होते हैं तो उनके ना मानने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में। बहुमत होना चाहिए। हाँ, एक बात जरूर है कि जितना अधिक बहुमत होगा उतना वो बात सत्य के अनुकूल होगी। जितना किसी बात को कम समर्थन हासिल होगा, कम सहमति हासिल होगी, तो वो बात सत्य के उतने विपरीत हो सकती है। सर्वत्व ही सत्य है, सार्वजनिकता ही सत्यात्मकता है। सत्य की खोज ये हुई है कि ये सारा जगत एकात्म है, ये सारा जगत एक ही तत्व से बना हुआ है। तो इसमें एकात्मता है, एक तत्वता है। तो इस एक तात्विकता या एकात्मता के द्वारा बेसिक रूप से, मौलिक रूप से जो सत्य उद्घाटित हुआ है वो ये कहता है कि जो एक है वही दूसरा है, तो अतः जो एक का अधिकार है वही दूसरे का अधिकार हुआ। ये इसकी मौलिक बात होती है। तो किसी के हितों को हानि इसमें पहुंचने की संभावना नहीं रहती। तो जो बात जितनी अधिक सर्वात्मक होगी वो बात निश्चित रूप से सर्वहितकारी होगी। तो जो सर्वहितकारी होगी तो वो किसी को अस्वीकार होने का प्रश्न नहीं उठता, बशर्ते कि वो कोई पशु तुल्य ना हो, कि समझ ही ना रहा हो उस बात को। अगर किसी बात के पक्ष में अधिकांश लोग हैं तो वो बात उनके निश्चित रूप से उनकी सहमति ही ये सिद्ध कर रही है कि वो अधिक व्यापक है वो बात। अच्छा, एक चीज और इसमें जो महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें केवल औचित्य को देखने की ही बात नहीं है, बल्कि ये भी देखना जरूरी होता है कि वो बात सम हो। जैसे किसी ने एक बार प्रश्न पूछा कि कभी मुगल काल में हिंदुओं पर जजिया कर लगाया गया।
अब मान लो कोई ऐसी जगह पे कर के बारे में उसमें वोटिंग कराई जाए जहां पे मुगलों की संख्या अधिक हो, तो बहुमत से पारित भी हो जाएगा कि मुसलमानों पर टैक्स न लगाया जाए, केवल हिंदुओं पर टैक्स लगाया जाए, जो जजिया कर कोई लगाया गया था। तो इस तरह से वो बहुमत लोग कहेंगे कि उनके पक्ष में चला जाएगा और हिंदुओं के खिलाफ हो जाएगा वो। या कोई चीज जहां हिंदुओं की संख्या अधिक हो तो वो किसी दूसरी जाति या किसी संप्रदाय के विरुद्ध कोई चीज वो लेके आ जाए प्रस्ताव कि उनको किसी को देश से ही निकाल देना है या उनको शिक्षा नहीं देनी है, तो या उनको रोजगार नहीं देना है या उनको घर बनाने का अधिकार नहीं देना है। किसी भी प्रकार का किसी जाति विशेष के, किसी संप्रदाय विशेष के या किसी एक व्यक्ति विशेष के भी अगर कोई बात विरुद्ध है तो वो पहला सूत्र जो है न्याय का, उसे समता कहते हैं। तो समता का मतलब है कि पहले इस सूत्र का परीक्षण कर लो कि समता लागू हो पा रही है कि नहीं। तो अगर कोई टैक्सेशन आया है मान लीजिए, तो वो सार्वजनिक रूप से समान रूप से लागू हो रहा है कि नहीं। अगर वो सम नहीं है तो पहले तो वो न्याय की कसौटी पर ही खारिज हो जाएगा। बहुमत तो उस पर कराया जाना है ना जो पहले समता और औचित्यता, ये दो शब्द हैं जिनके द्वारा समुचित हितों का निर्णय ही न्याय है। तो जो बात न्याय की कसौटी में माने समता और औचित्यता की कसौटी में खरी नहीं उतरती तो उस पर वोटिंग कराने की जरूरत नहीं हो, तो वैसे ही खारिज हो गया। वोटिंग के लिए जाने के लिए भी ये जरूरी है कि वो समान रूप से पहले तो सब पर लागू होती हो। अगर टैक्सेशन है तो टैक्सेशन समान रूप से सब पर लागू होता हो, और दूसरा बिंदु आता है कि उचित रूप से लागू होता हो, माने कि समुचित रूप से लागू होता हो। तो टैक्सेशन अगर मान लीजिए कि आपने किसी एक जाति विशेष पे लगा दिया और दूसरी जाति पर नहीं लगाया, या एक संप्रदाय पर लगा दिया दूसरे संप्रदाय पर नहीं लगाया, तो ये तो समता का उल्लंघन हो गया। तो ये तो न्याय के सिद्धांत का पहले ही उल्लंघन होने से वो बात वैसे ही नगण्य हो जाएगी, और वो न्याय की कसौटी पर खरी ना होने के कारण उस पर मतदान कराने की जरूरत ही नहीं होगी। पहले कोई विधेयक बनाने से पहले ये देखो कि वो समता का पालन कर रही है कि नहीं, वो बिल या वो प्रस्ताव समता का पालन कर रहा है कि नहीं, समता का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। दूसरी बात कि वो औचित्यता का पालन कर रहा है कि नहीं। तो सम और उचित दो शब्दों के मेल से समुचित शब्द बनता है, जो न्याय की परिभाषा के लिए स्वीकार किया गया शब्द है। समुचित शब्द से न्याय को परिभाषित किया गया है। तो न्याय प्रस्ताव का मतलब है कि न्याय के सिद्धांत पर आधारित प्रस्ताव जो समता और औचित्यता दोनों का समावेश करते हो। एक बात इसमें यह भी कही गई है कि समता की आड़ में औचित्यता का उल्लंघन या औचित्यता की आड़ में समता का उल्लंघन इसमें वर्जित है। तो कोई भी बात प्रस्तावित करने के लिए आपको समता और औचित्यता का पहले उसमें परीक्षण होना चाहिए विद्वानों के द्वारा, उसके बाद ही उसको वोटिंग के लिए रखा जा सकता है। तो जो न्यायोचित बातें आएंगी पहले उसका विद्वान लोग परीक्षण करें और परीक्षण के पश्चात ही उसको वोटिंग के लिए प्रस्तुत करें। जैसे कि नेताओं के चयन में भी कहा गया है, जैसे व्यवस्था चुनना है ऐसे ही व्यक्तियों को भी चुनना है। उसमें सत्ता व्यवस्था दोनों चीजें हैं। तो वहां पे सत्ता में व्यक्ति को बैठाना है तो उसके लिए भी कहा गया है कि ऐसा नहीं किसी लिए वोटिंग करवा दो, पहले उस पर परीक्षण हो, पात्रता परीक्षण हो। तो जैसे आप किसी विधायक को चुनने के लिए पात्रता परीक्षण पहले रखेंगे, उसके बाद वोटिंग करेंगे। लोकप्रियता का परीक्षण हर चीज का बाद में, लोकमत का परीक्षण बाद में, पहले उसकी पात्रता का परीक्षण। तो जैसे किसी नेता की पात्रता का परीक्षण करना है उसी प्रकार से किसी नियम की भी पात्रता का परीक्षण करना है। परीक्षण के उसमें दिए गए हैं सिद्धांत।
कि वो न्याय संगत हो। आपका प्रस्ताव न्याय संगत होना चाहिए, सीधे मतदान के लिए नहीं जाएगा। पहले उसकी पात्रता और अपात्रता की जांच होगी, और अगर इन परिभाषाओं पर खरा उतरेगा, माने समुचित सिद्धांत, समुचित न्याय सिद्धांत का पालन कर रहा होगा, उल्लंघन नहीं कर रहा होगा, तो उसको माना जाएगा कि अब इस पे लोकप्रियता की, लोकमत की जरूरत है कि अब ये कितने लोग इससे सहमत हैं ये देख लिया जाए। तो दोनों बातें होंगी, एक तो किसी भी चीज की पात्रता का परीक्षण और दूसरा लोकप्रियता का परीक्षण। तो पहले पात्रता का परीक्षण, उसके बाद लोकप्रियता का परीक्षण। तो सीधे वोटिंग किसी चीज की नहीं है, पहले किसी भी शासन सत्ता की पात्रता का परीक्षण, उसके बाद उसकी लोकप्रियता का परीक्षण। फिर इसी तरह शासन व्यवस्था में भी जो नियम नीति निर्णय होने हैं, उसमें भी पहले उनको न्याय के सिद्धांत की कसौटी पर उसे कसो, देखो कि वो योग्य है कि नहीं, और अगर वो न्याय सैद्धांतिक है तो योग्य है, फिर उसको आगे बढ़ाओ। तो ये बिल्कुल साफ है कि इसमें किसी के अल्पसंख्यक होने से भी किसी को हानि नहीं होनी है, क्योंकि पहले पात्रता का परीक्षण होना है। अल्पसंख्यक को भी इसमें कोई खतरा नहीं है, और जब अल्पसंख्यक को भी कोई खतरा नहीं है तो मतलब ठीक ही। बहुमत भी इसमें दिया गया है कि 3 प्रकार का कम से कम होना चाहिए। एक तो सामान्य बहुमत जो मोर देन 50%, दूसरा विशेष बहुमत जो 75+ 75+ मतों से हो, विशेष बहुमत, और जो 95% से अधिक हो उसे कहते हैं पूर्ण बहुमत। और प्रायः कोई बात 95% से अधिक माने 100% तक, तो यही पूर्ण बहुमत मान्य है। अब इसका मतलब यह है 5% स्क्रैप उसमें मान लिया जाता है कि 5% लोग ऐसे हो सकते हैं जो जिनका बौद्धिक तल ही पशु तुल्य हो। मनुष्य तो बन गए हैं लेकिन पशुवत जीवन जीते हैं, उनका बौद्धिक सामर्थ्य नहीं है, या रुग्ण है, विक्षिप्त हैं, ऐसे हो सकते हैं, या वो दुष्ट हो गए हैं तो वो अपराधी की बात करेंगे, हर सही बात के विरोध में ही बोलेंगे वो, तो उनको सही बात करने नहीं है जीवन भर। तो ऐसे 5% माने जाते हैं कि स्क्रैप होते हैं। तो ये 5% अपवाद को छोड़ करके बाकी शेष जो है 95% तक ये माना जाता है कि हाँ ठीक है। तो इसमें जो चीज जितने अधिक बहुमत वाली होगी उतनी टिकाऊ मानी जाएगी। इसका सिस्टम इतना सुंदर दिया गया है कि यदि कोई चीज 50% प्लस से पारित हुई है तो सामान्य बहुमत, और उसको 1 साल तक का उसका कम से कम उसका कार्यकाल होगा, 1 साल बाद उसमें ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। और अगर वो विशेष बहुमत से पारित है तो 3 साल तक उसके विरुद्ध आपत्ति दर्ज नहीं होगी, फिर उसके बाद वो दर्ज कराई जा सकेगी और उस पर पुनर्समीक्षा की जा सकेगी। और अगर पूर्ण बहुमत से पारित है तो 5 साल तक उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आएगा। 5 साल वो चाहे कोई व्यक्ति चुन के गया हो, चाहे कोई नियम चुन के गया हो, वो स्थायी रूप से 5 साल काम करेगा। 5 साल बाद वो अपने आप ही खारिज हो जाएगा। व्यक्ति है तो उसका अवधि खत्म हो जाता है, और नियम है तो आप उसे आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। तो इस तरह से शासन सत्ता के भी तीनों पदाधिकारी और शासन व्यवस्था के तीनों विभाग भी नियम नीति निर्णय, ये विधायिका, मंत्रिका, न्यायिका, ये 3 सरकार के जो अंग हैं उन तीनों में सत्ता और व्यवस्था के तीनों इन भागों को इस तरह से लोकतांत्रिक बनाए रखा जा सकता है। तो ये किसी जाति विशेष से या किसी संप्रदाय विशेष से संबंधित ना होकर के, बल्कि ये सार्वजनिक होते हैं, सर्वात्मक होते हैं, ये पूरी पब्लिक से संबंधित होते हैं। तो इस तरह से इसमें किसी के मानने ना मानने का इसमें सवाल नहीं है। सब अपना अपना मत व्यक्त करने का अवसर सबको दिया ही जा रहा है, तो सब अपना मत व्यक्त करेंगे। लोकमत माने सार्वजनिक मत। और एक और बात इसमें पूछी गई कि क्या दूसरे देश के लोग भी एनडीएस के 111 न्याय प्रस्तावों पर ही कार्य करेंगे या उनके लिए कुछ अलग व्यवस्था होगी।
ये एक राष्ट्रीय विषय ऐसा है कि यदि एक भी राष्ट्र कोई न्याय में प्रतिष्ठित हो जाएगा तो पूरी दुनिया के सभी जितने मानवीय राष्ट्र हैं, जहां भी मानवीय व्यक्तित्व रह रहे होंगे, वहां पर वो न्याय का सिद्धांत अपने आप प्रवेश कर जाएगा। किसी एक भी राष्ट्र को यदि आप न्यायशील बना दें तो बाकी सभी राष्ट्रों में न्याय के सिद्धांत अपने आप प्रवेश कर जाएंगे। तो न्याय प्रस्ताव भी बाकी देशों में स्वतः चले जाएंगे। जैसे कभी किसी एक देश में पहले लोकतंत्र आया होगा, रूसों का लोकतंत्र, पहले तो राजतंत्र ही था, उसमें जनता को वोट देने और इन सब चीजों का कोई अधिकार ही नहीं होता था। तो पहले किसी एक देश में लागू हुआ, फिर धीरे धीरे फैलते फैलते वो पूरी दुनिया में चला गया। बिजली भी पहले किसी एक देश में लागू हुई होगी, फिर धीरे धीरे फैलते फैलते पूरे देश में चली गई। टेलीविजन भी पहले किसी एक देश में लॉन्च हुआ होगा, फिर धीरे धीरे फैलते फैलते सभी जगह चला गया। इंटरनेट भी पहले किसी एक देश में ही शुरू हुआ होगा, फिर आज आप देख ही रहे हैं कि क्या स्थिति है, पूरी दुनिया में फैल चुका है। तो चाहे वो कोई भी आविष्कार हो, चाहे कोई भी वो सिद्धांत हो, कोई भी निष्कर्ष हो, कोई भी खोज हो, कोई भी अन्वेषण हो, कोई भी शोध हो, वो अपने आप में यदि वो सत्यात्मक और हितकर है, जो बात सत्यात्मक होगी वो हितकर होगी। अगर वो हितकारक है सार्वजनिक रूप से तो स्वतः स्वीकार्य हो जाएगी, उससे कोई नहीं बचेगा। कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई देश नहीं, कोई कुछ नहीं, सब जो है उस सिद्धांत को मानने के लिए स्वतः सहमत हो जाते हैं यदि वो खुल गया हो, यदि वो सामने खुल के आ गया हो तो वो धीरे धीरे सर्वस्वीकार हो जाएगा। यदि वो सुखद होगा, सुंदर होगा, यदि वो हितकर होगा, विकास कारक होगा, तो अपने आप लोग उसे वेलकम करने लगते हैं। तो ये फैल जाएगा, पूरी दुनिया में फैल जाएगा। अभी अपने देश में देखो, जिनको जिनको पता चल रहा है वो धीरे धीरे इसे स्वीकार करते जा रहे हैं। ये बड़ा सहज सरल मार्ग है न्याय का, बहुत प्लेन होता है, इसमें कोई उबड़ खाबड़ वैषम्य नहीं होता। तो ये बात साफ हो गई कि ये तीनों बातें इसमें स्पष्ट हैं कि ये स्वतः ये फैल जाएंगे और ये सर्वहितकारक होने के कारण सर्वस्वीकार हो जाएंगे। दूसरा एक प्रश्न है, गगन जी ने पूछा है कि हम कैसे समझें कि संविधान न्यायशील है। संविधान की न्यायशीलता को विस्तार से बताएं। जैसे संविधान की उद्देशिका में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनैतिक न्याय के बारे में आपने बताया था, इसकी और कितने इसके और कितने दृष्टिकोण हो सकते हैं, ऐसा गगन जी का प्रश्न। अब इसमें देखें कि कोई भी संविधान, किसी भी देश का संविधान न्यायशील है अथवा नहीं है। पीछे हम लोगों ने इस पर थोड़ी सी बात की थी कि कोई भी राजनीतिक दल न्यायशील है अथवा नहीं है, इसमें हम लोग बात कर रहे थे। इसमें भी बात वही है, संविधान के बारे में या किसी देश के बारे में सब कसौटी वही है कि कोई भी संविधान न्यायशील है अथवा नहीं है। ये न्याय के सिद्धांत, न्याय की परिभाषा समुचित शब्द द्वारा, सम और उचित दोनों के संयुक्त अर्थ में न्याय का प्रयोग होता है। तो न्याय के अभिप्राय को समझने के लिए समुचित शब्द को समझना होगा, जो अभी हमने बात की। सम और उचित दो शब्दों का संयोग ही समुचित है। तो इसमें दो शब्दों को लें, तो एक तो सम्यक के अर्थ में है, समता के अर्थ में, समानता के अर्थ में, और दूसरा औचित्यता के अर्थ में कि सम के साथ साथ उचित भी हो। तो इक्वालिटी एंड एप्रोप्रिएटनेस, प्रॉपरनेस। तो इक्वल और प्रॉपर हो बात। अगर वो इक्वल है लेकिन एप्रोप्रिएट नहीं है, जैसे कि मान लीजिए आप
खाना खाते हैं तो खाना शरीर के अंदर जाना चाहिए। अब नाक से खाना खाने लगे तो खाना जाना तो चाहिए, सभी लोग खाना खाएं, समान रूप से खाना खाएं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उचित यह है कि सभी लोग नाक से खाना खाने के बजाय मुंह से खाना खाएं। इसी तरह पानी पीना है तो आप अगर मुंह से पिएंगे तो सरल पड़ेगा, नाक से पिएंगे तो कठिन पड़ेगा। तो उचित क्या होगा कि मुख से, है ना। इसी तरह अब मान लीजिए कान से सुनाई देता है तो उचित ये है कि आप कान खोलकर सुने। अब आपने कान बंद कर लिया और बोले कि हम तो नाक से सुन रहे हैं, तो सुनाई नहीं देगा, फिर आप कहेंगे कि हमको पता नहीं चला। तो औचित्य का मतलब समझ रहे होंगे कि कोई भी चीज जिस विषय में वो पात्र है उसे औचित्य कहा जाता है। जैसे कि कोई एक बच्चा स्कूल गया तो पहले दिन उसको 10वीं में बैठा दें, क्या ये उचित होगा? और पहले दिन उसकी जो एंट्री होनी चाहिए तो पहली क्लास में होनी चाहिए, जो भी वहां पहली क्लास होती हो वहां एंट्री दी जाए उसकी। फिर वो धीरे धीरे 10 साल पढ़ के 10वीं में पहुंचे तो ये बेहतर होगा। कोई कहे कि नहीं भाई सब समान रूप से 10वीं में पढ़ेंगे, तो समान रूप से पढ़ेंगे तो, लेकिन उचित ये है कि जो 10वीं में पढ़ने लायक हो 10वीं में पढ़े, जो 9वीं में पढ़ने लायक हो 9वीं में पढ़े, जो 8वीं लायक हो 8वीं में एडमिशन ले। समान रूप से सबको 10वीं में पहुंचने का अधिकार है, ये समता तो ठीक है, लेकिन औचित्यता भी देखना आवश्यक है कि कौन व्यक्ति कहां के लिए सुटेबल है। जैसे कपड़ा पहनना ये एक समान रूप से बात हो गई, लेकिन आप ठंड के कपड़े अगर गर्मी में वूलन पहन के घूमें तो गर्मी में तो आपको बहुत पसीना पसीना हो जाएंगे। तो कपड़ा पहनना तो चाहिए, समान रूप से बात है, लेकिन गर्मी के कपड़े गर्मी में और ठंड के कपड़े ठंड में, ये उचित रूप से। तो हम समता और औचित्यता को आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप स्पष्ट रूप से समझ जाएं कि दोनों बातें जरूरी होंगी। कोई चीज वो पात्रता मूलक है औचित्यता कि क्या गर्मी में ठंड का कपड़ा पहनना उचित होगा, क्या वो कपड़ा योग्य है पहनने योग्य। गर्मी के महीने में उतने मोटे कपड़े पहने जा सकते हैं? नहीं। गर्मी में आपको सामान्य कपड़े पहनने पड़ेंगे, हल्के कपड़े, ताकि आपको ज्यादा गर्म ना लगे। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये योग्यता मूलक है। औचित्यता कोई चीज पात्र पात्र, योग्य अयोग्य, उचित अनुचित का विचार है। हाँ, समता इस बात में है कि कपड़े तो सबके लिए होने ही चाहिए, ये हो गई एक सम्यक बात। और उचित बात यह है कि अब कौन क्या पहने। जैसे कि मान लीजिए